गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें। मैं हर क्लास में बोलती हूँ क्योंकि खुद पे विश्वास से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता है। हम वीक हैं, तो अगर वीक हैं तो वीक सोचते हैं। वीकनेस हमारे अंदर है। जब हम बोलेंगे अरे नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना भी मुसीबत है, ठीक है मैं कर लूँगी, भले हो ना हो अलग बात है, बट कर लूँगी, ये तो होना चाहिए। अभी नहीं घमंड किसी को इसकी वजह से टॉर्चर नहीं करना। मतलब मन को समझाना है ना कि मन को समझाना है, दुनिया को नहीं बोलना है ना। दुनिया के पास बस मौन रहना है, ठीक है। तो खुद को मन को समझाना है। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा मन ही है भाई। जितने भी कांड होते हैं ना हमारे मन के वजह से ही होते हैं। तो इसको समझाइए, दुनिया को मत समझाइए, है ना। तो ये जब मन समझेगा तो खुद भी अच्छा काम करवा देगा आपसे। तो चलिए सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। तो क्वेश्चन आज मैं करंट अफेयर 6 अगस्त का मैं डिस्कस करने वाली हूँ। 6-7 अगस्त का, सॉरी 6 अगस्त का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे लिए गर्व का बात है। और चलिए, तो ये क्या है, ये फ़ोटो है, थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति आए हुए थे। क्या नाम है उनका? फर्डिनेंड मार्कोस। अजीब-अजीब नाम होता है यार इनका। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, ये इसी अवसर पे प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का वो जो क्या इनॉग्रेशन किया है ना। तो वो बाद का टॉपिक है, वो पॉलिटिकल टॉपिक है। और कहाँ पे ये है टॉपिक करंट का, चलिए ठीक है। तो ये क्या है कि मैं ये आसान क्वेश्चन बनाने के पीछे ना भी रीज़न है ना। तो चलिए, भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों का कितना वर्ष अगस्त 2025 में हुआ। तो जो भारत का राजनयिक संबंध है ना, जो फिलीपींस के साथ है, वो हमारा 2025 में कितना साल हो गया? 75 साल ना। 75 सालों से हमारा राजनयिक संबंध इसके साथ रहा है और अच्छा संबंध रहता है फिलीपींस के साथ। तो अभी ये हम वहाँ के राष्ट्रपति क्या है, फर्डिनेंड मार्कोस जो आए हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अभी मतलब कि आए हुए हमारे देश में आए हुए थे, ठीक है। तो अभी इसके वजह अब फिलीपींस देख ली। अब फिलीपींस का ना ये पॉलिटिकल मैं समझा देती हूँ कि ये है फिलीपींस, ओके। और ये है इसकी राजधानी है मा मनीला। मनीला है, मनीला। मनीला इसकी कैपिटल है इसका, ठीक है। तो अब देख लेंगे इसका क्यों प्रधानमंत्री इसको इनको तवज्जो दे रहे हैं। और क्या रीजन होता है, हर देश का पॉलिटिकल इशू होते हैं ना। सारे तरह के इकोनॉमिक कल्चर इशू होते हैं। तो ये इसका देखिए, इसका इसका यहाँ पे स्थिति, इसका इनका मतलब कि देश की स्थिति भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये हमारा प्यारा भारत है और ये गल्फ़ कंट्रीज़ है। मैं बता दूँगी गल्फ़ कंट्रीज़ में कौन-कौन आता है और कौन नहीं आता है। ईरान, इराक तो एकदम नहीं आता। तो और ये हो गया, ये मंगोलिया हो गया, ये चाइना हो गया, है ना? ये हो गया जापान, ये उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया हो गया, है ना? ये उत्तर कोरिया जो हमेशा लड़ते रहता है यूएसए से, सबसे बेखौफ होके। तो ये म्यांमार हो गया, बांग्लादेश। तो देख लीजिए ये बॉर्डर ना, इसको थोड़ा ज्योग्राफी में ना करते जाइए। तो ये फिलीपींस हो गया, ये मतलब महाद्वीपीय जैसा ही देश है। और यहाँ पे शायद अंतर्राष्ट्रीय चावल कुछ करके भी याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। और ये हो गया आपका इंडोनेशिया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें लैंड लॉक्ड कंट्री, ये कौन सा कंट्री मैं भूल रही हूँ, ठीक है। ये लाओस हो गया और ये एकदम दिमाग से निकल जा रहा है, आप बड़ा जूम करके देख लेंगे। और ये सब सऊदी अरब है। तो ऐसे ना ये सब बॉर्डर उधर देखिए, ये पाकिस्तान का बॉर्डर ना, ये ईरान का बॉर्डर, मतलब कि ये कौन सा है, हिंद महासागर में लगता है कि नहीं। तो ये कंफर्म हो गया ना कि नहीं लगता है, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये इधर भी लैंड लॉक्ड कंट्री है ना। तो कौन से एक दो तो हो गया, ये वाला बीच वाला कंट्री हो गया। फिर ये ईरान हो गया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जोग्राफिकल देखते जाएंगे ना, तो हमारा मैप पे कमांड हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के पे कमांड हो जाएगा। और ज्योग्राफी ये मैप तो किसी में भी आप डाल सकते हो ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड के किस नदी के ऊपर बादल फटने से अचानक बाढ़ आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से। हम ऐसे जानने के लिए, देखिए अभी तो हमें स्टूडेंट है, तो हमें एग्ज़ाम के व्यू से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ें देखने हैं ताकि एग्ज़ाम निकल सके। उसके बाद अच्छे आदमी तो हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है ना कि खीर नदी है ना। ये खीर नदी है और खीर नदी
खीर नदी ना किसकी सहायक नदी है ना? तो खीर नदी क्या है, उत्तराखंड की खीर नदी पे ही बाढ़ आई थी अचानक बादल फटने के कारण, जो इतना तबाही मचाई, गाँव के गाँव उजड़ गए हैं। तो उत्तरकाशी के ज़िले में आया था ये। खीर नदी कहाँ फ्लो करती है, तो उत्तरकाशी। तो आप जानते ही हैं कि हिमालय का उद्गम ही हुआ था, और ये खीर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है अलकनंदा की, ठीक है? ये अलकनंदा की है। और एक बात मैं और ज्योग्राफी के व्यू से बता दूँ, फिर मैं बताऊँगी कि पहाड़ों पर क्या होता है बादल का फटना, है ना? पहाड़ों पे या किधर भी फट जाता है, पर पहाड़ पे इम्पोर्टेंस क्यों है और ये इतना तबाही क्यों लाता है? तो ठीक है, तो ये पहले तो कि गंगा का उद्गम होता है वो भगीरथी नदी के पास आता है, और देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भगीरथी मिल के फिर गंगा का रूप लेते हैं, है ना? ये मैं ज्योग्राफी गंगा पढ़ाई हूँ, मैं टॉपिक अपलोड कर दूँगी। तो उसमें आप देख लेना कि आखिर जो उत्तरकाशी में जो हिमाद्री से निकलता है गंगा, तो वो पहले भगीरथी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। उसके बाद देवप्रयाग में इनका मिलन होता है अलकनंदा और तो ऐसे ना कीजिए ना भी है ना? तो ये मिलके फिर देवप्रयाग बनाते हैं, देव, है ना? तो फिर अलकनंदा ही था, ठीक है शायद, मैं एक बार देख लूँगी, फिर भी आप देख लीजिएगा वो क्लास। तो फिर तो ये खीर नदी अभी इम्पोर्टेंस क्या है कि आप ये ध्यान रखें कि उत्तराखंड की किस नदी के ऊपर बादल फटा, तो खीर गंगा नदी, ये अलकनंदा की सहायक नदी है और इससे तबाही। अब मैं एक चीज़ ज्योग्राफिकल वो टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ कि पहाड़ों पर क्या होता है बादल का फटना, है ना? तो देखिए, मैं हम सभी जानते हैं कि जब ना क्या होता है कि बादल क्या होता है, गर्मी पड़ती है, जब भूमि गर्म होगा तो ये बादल गर्म होके फैलते हैं और ये ऊपर उठते हैं, ठीक है? धीरे जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे ना, ये ठंडा होके ये इकट्ठा होते जाते हैं एक जगह ना, ये संघनन हो जाता है, ठीक है? तो और फिर क्या होता है, अब इसका रीज़न है ना, अभी क्या है, इन्वायरमेंट इतना गर्म हो रहा है ना, तो ज़्यादा, और ये मॉइस्चर लेके रहते हैं। अब जब ये ठंडा हो जाता है तो अभी क्या, बहुत जगह इकट्ठा हो जाते हैं एक ही जगह। पहले क्या रहता था कि जहाँ अभी ये यहाँ क्या है कि थोड़ा पेड़ पौधे हैं तो वो बादलों को समेटे रखते हैं, एक ही जगह रखते हैं ना ठंडा करके। अब मान लीजिए कि अभी पेड़ कट जा रहे हैं, तो जहाँ भी गर्मी पड़ रहा है वहाँ पे ये बादल धीरे धीरे उड़ के, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है ना, जब गर्मी है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है एयर। तो इधर मान लीजिए ये जंगल है, यहाँ ठंडा है, तो ये बादल संघनन होकर ना यहीं रहते हैं, तो ये काफ़ी भारी हो जाते हैं। तो एक बादल जब दूसरे बादल से टकराता है ना, तो बहुत, मान लीजिए एक गुब्बारा है, ठीक है? तो एक एक ऐसे बूंद ऐसे पानी मान लीजिए छिड़क रहा है, तो ऐसे ऐसे गिरेगा ना। और एक गुब्बारा है, मान लीजिए बादल के रूप में एक गुब्बारा ही है, तो दूसरा कोई हार्ड चीज़ इसमें टकरा गया तो फटेगा, तो सडनली एकदम अचानक इतना सारा पानी गिर जाएगा ना। तो ये पानी गिरेगा तो इसका जो प्रेशर होता है उसको कुछ लेके तो बहेगा ना जी। तो इसको कुछ लेके बहेगा। तो ऐसे क्या हुआ कि एक तो नदी का फ्लो, ठीक है, हिमाद्री नदी है तो वो एक नदी का फ्लो का पानी, और एक तो वर्षा का रूप, ठीक है। और दूसरी ओर यहाँ पे ऊंचाइयों में बने होते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न है कि आज इन्वायरमेंट में जो इकोलॉजी विनाश हो रहा है यहाँ का, क्या बोलते हैं, विनिर्माण का कार्य हो रहा है इधर। और उसके बाद बहुत सारे रीज़न है कि यहाँ पे ऐसे बाढ़ आ रहे हैं। और मेन कारण है कि यहाँ पे देखिए जितने भी गाद पेड़ वेड़ पे पहाड़ों पे हैं, पत्थर उत्थर हैं, तो ये अचानक बादल फटा ना, तो उस पे क्या जितने भी मलबे थे ना उसको एक ही साथ ले आया। और इसका वजन इतना था ना कि ये जो गांव थे ना, उसको इतना प्रेशर डाला, इतना पावरफुल से उतरा, तो ये सब कुछ ना बहाते बहाते, तो थोड़ा सा इतना सकरा होते होते ना, ये सकरा होते होते में यहाँ से काटते जाता है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये ना चौड़ाई बढ़ते जाती है। तो ये बहुत बड़ा रूप, विकराल रूप लेके आगे बढ़ता है, और ये इसके इसके साथ में एक प्रेशर होता है। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते ना ये सब कुछ ना बहा के ले जाता है, तो कितने जान माल का हानि होता है। देखिए माल तो, पर जान तो वापस नहीं आ सकती है ना, ठीक है। तो ये जो हमारा बस ये क्योर है कि क्योर करने के लिए कि, है ना, कि हम ना इन्वायरमेंट को बचाएं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा विनिर्माण का। और अगर निर्माण कर रहे हैं तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो ना करें। एक होता है ना एक्शन के प्रति रिएक्शन, तो वही होता है, अगर हम प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति भी हमें छेड़ देती है ना, और उसका खामियाजा काफ़ी सबको भुगतना पड़ता है। तो चलिए अभी 2 चीज़ रखिएगा याद इसमें कि ये आखिर उत्तराखंड किस नदी के ऊपर बादल फटा, तो ये खीर गंगा नदी, और ये किसकी सहायक नदी है ये भी पूछ लेगा, और ये उत्तरकाशी और गाँव भी एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हुँ, अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ग्रिल किस प्रजाति का नाम है ना? तो देख लीजिए, यहाँ देख के तो पता चल गया होगा, ये है मछली प्रजाति की। देखिए कितने तरह के ग्रिल होते हैं।
अब मैं क्यों बता रही हूँ कि मिस मुझे क्यों बता रही है, तो याद है मैम, हाँ। तो इसके पीछे रीज़न है ना कि मैं आखिर मछली को लेके आई हूँ और मैं क्यों बताने लग गई कि तो देखिए आजकल ना इन्वायरमेंट को हम छेड़ते हैं ना, तो हम इन्वायरमेंट हमें भी छेड़ता है। एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है, चाहे वो वो चाहे या ना चाहे, है ना। अगर नेचर ना चाहे, क्योंकि वो अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा ना। तो ये नहीं कि हम करके गुजर जाएंगे, नहीं भाई, हम जो करेंगे ना उसका भुगतान तो हमें देना पड़ेगा, है ना। तो क्या है ना, ग्रिल क्या किया इसके आवासीय और अभी सप्लीमेंट के तौर पे ना ओमेगा 3 लोग लेते हैं, उसके लिए ये मारा जाता है। और इनके आवास में पानी का मतलब कि जमाव कम हुआ है, इन्वायरमेंट गर्म हुआ है, पानी का एक जगह इकट्ठा होना, ये सब बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण इनका ना इसका इनको मारा जा रहा है। तो इनके मतलब कि आबादी में कम हो रहा है। तो यही इशू बना हुआ था कि ग्रिल किस प्रजाति का है, तो मछली प्रजाति का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाँ जी, ओके। तो ये क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन इसके पीछे मैं बहुत कुछ समझा देती हूँ आप लोग का ना, बहुत ज़्यादा बेसिक आप ध्यान से सुनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक आप लोग का क्लियर होता जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संयुक्त संयुक्त राज्य, अच्छा नहीं दिख रहा ना, ओके ओके, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेड क्वार्टर कहाँ पे है ना। तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम से ही पता चल गया होगा कि ये क्या काम करता है। ये रोम इटली, ये मेरा फेवरेट प्लेस है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा कि किसका किसका फेवरेट प्लेस है ये रोम इटली, जहाँ देखते होंगे कभी टीवी में कि ये नदी है और ऊपर से नाव, इधर से शहर बसा हुआ, इधर से शहर और बीच में नाव। बहुत सुंदर है रोम, मुझे तो बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, तो वर्ल्ड देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये लोगों में दे दी हूँ, ये लोगो है इसका। तो हम देख लेंगे कि इसका मतलब कि हेडक्वार्टर रोम इटली है। और फिर क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय सहायक प्रदाता संगठन है ना। तो ये क्या है कि ये ना ये पोषण के लिए काम करती है, दुनिया का ना सबसे बड़ा मतलब दुनिया का जो मानवीय सहायता के लिए, किसी तरह का सहायता हो उसके लिए कार्य करती है। और इसके लिए ना इसको शांति पुरस्कार कहीं मिलाने उलाने में दे देता है। पुरस्कार कब दिया गया था, 2020 में, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि 2020 का कभी कभी मैच करने के लिए 2020 में नोबेल है, ये नोबेल बहुत बड़ा मतलब कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज होता है। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था इसको, WFP को, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है आज के क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि नीलगिरी तहर, देख लीजिए ये बकरी प्रजाति की है और किस तरह दिखता है ना, काफ़ी इन्वायरमेंट जिसमें ऐड होता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत भाता है। चलिए ठीक है, तो नीलगिरी तहर कहाँ पाई जाती है, तो अब देख लेंगे अभी ना। ये हो गया अपना गुजरात, ठीक है, ये देश हो गया थोड़ा टेढ़ा बन गया, स्पेस नहीं है ना। तो ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है, और ये हो गया पश्चिमी घाट। तो ये पाया जाता है पश्चिमी घाट, केरल और ये तमिलनाडु, है ना। ये तमिलनाडु यहाँ तक है ना, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी से दोनों को मिलने का, तो नीलगिरी तहर कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल और तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु के जो ये पश्चिमी घाट है ना, वहाँ पाया जाता है। हाँ, तो अभी दिखेंगे तो नीलगिरी तहर पाई जाती है। और देखिए ये इसका क्या है इम्पोर्टेंस है, ये ना पर्वतीय क्षेत्र में भारत में पाए जाने वाला, विश्व में नहीं, भारत में पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाला एकमात्र खुर जानते हैं ना, जो मतलब कि जानवरों के नीचे जो होते बने, जो चलने में उसको सहायता करते हैं। तो तो वो मतलब कि वो एकमात्र पर्वतीय जानवर है। और ये ना यहीं पाया जाता है मोस्टली ना, ये पश्चिमी घाट है, इंडिया के पश्चिमी घाट में, केरल और तमिलनाडु में। और ये देखेंगे ये इसके बचाव के लिए ना इसकी संख्या कम होते जा रही है। तो मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ का संरक्षण करना हमारा हमारा प्रकृति का संरक्षण करना है, और प्रकृति का संरक्षण करना मतलब कि मानव का संरक्षण करना, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर 2023 से शुरू किया गया था वहाँ के सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये 2000 प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, जब कभी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मिलान करने के लिए दे सकता है। तो अब देख लेंगे कि नीलगिरी तहर कहाँ पाई जाती है, तो केरल और तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा दिखता है, ये बकरी प्रजाति का है ना। और ये एकमात्र भारत में पर्वतीय क्षेत्र में ना, यह मैदानी क्षेत्र में तो बहुत पाया जाता है, पर पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र जानवर है जो खुर वाला पाया जाता है। तो आज का क्लास यहीं मैं समाप्त करती हूँ, और बोलना चाहती हूँ कि जो खुद को मजबूत बना लेते हैं वो हर तूफान को रास्ता दिखा देते हैं, है ना।
कि आप कित कैसा भी मुश्किल हो ना, जब आप खुद को मजबूत बनाते जाएँगे, एक एक्सपीरियंस से होता है। और हम एक्सपीरियंस क्यों झेलें भई, हम खुद को मजबूत क्यों, मतलब दिमाग में ये होना चाहिए जो भी होगा ना देखा जाएगा। बट आज सुधारते रहना चाहिए, यानी कि बिगाड़ दे काम को फिर सुधारेंगे, नहीं। आज ही से सुधारने अगर हो ही गया तो हम भी उसको भी देख लेंगे, है ना? तो चलिए, खुद पे विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये करते रहें और सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहें और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, मौज भी कीजिए, क्योंकि माने तो मौज रोज़ है वरना सज़ा माने तो मौज है वरना सज़ा रोज़ है ना? तो मौज लीजिए और हैप्पी रक्षाबंधन। सब भाई-बहन रियल में प्यार होना चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए, आपस में सभी से, भाई-बहन से नहीं सभी से। तो ये रक्षाबंधन प्यार का बंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन अगेन। नमस्कार।